Hello students, today we will read about the second chapter of geography of class 6 and the chapter is motions of the earth. Today we will read the revolution. What is revolution? The motion of the earth around the sun on a fixed path or orbit is called earth's revolution. जब अर्थ अपने फिक्स्ड पाथ पर यानी कि अपने ऑर्बिट पर जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है, तो ये रिवोल्यूशन कहलाता है अर्थ का. The orbital speed of the earth around the sun averages about 30 km per second. और अर्थ अपने ऑर्बिट पर किस ऑर्बिटल स्पीड में घूमती है सन के चारों तरफ? लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड में. It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. और इस स्पीड से अर्थ को सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 days and 6 hours. दिस टाइम पीरियड इज़ वॉट वी कॉल अ ईयर. और इसे ही हम क्या कहते हैं? इस टाइम पीरियड को 365 डेज एंड 6 आवर्स को हम क्या कहते हैं? अ ईयर, एक साल कहते हैं. यानी कि अर्थ जो कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने ऑर्बिटल प्लेस पर घूमती है, वो 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है एक पूरा चक्कर सन का कंप्लीट करने में. और इसे ही हम अ ईयर भी कहते हैं. एक साल का समय इसमें लगता है. एपहीलियन एंड पेरिहेलियन क्या होते हैं? अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉट सर्कुलर. जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ का जो पाथ है, जो ऑर्बिट है, वो सर्कुलर नहीं है कम्प्लीटली, बट ओवल और इलिप्टिकल. कैसा है? ओवल शेप में है या फिर इलिप्टिकल शेप में है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है. ये कम्प्लीटली स्फेरिकल ना होकर, कम्प्लीटली राउंड शेप में ना होकर, ये थोड़ा सा ओवल शेप में है. तो इस शेप में अर्थ अपना जो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है सन के चारों तरफ, तो ये ओवल शेप में है. एन इलिप्टिकल ऑर्बिट कॉजेज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन टू वेरी ओवर द ईयर. और ओवल शेप में होने की वजह से सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता बढ़ता रहता है. कभी वो सन के बहुत करीब होती है तो कभी बहुत दूर पर होती है. थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. और पूरे ऑर्बिट पर हमेशा वो अपने सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो इंक्लाइंड झुकी हुई होती है, क्योंकि उसका जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक डायरेक्शन में थोड़ा सा झुकी हुई होती है. ऑन जनवरी 3 द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन. और जब 3 जनवरी की डेट होती है तो अर्थ हमारी सन के सबसे करीब पोजीशन में होती है. यहाँ फिगर में देख सकते हैं जो सबसे क्लोज की जो यहाँ पर पिक्चर है, ये है जनवरी 3. इस समय जो हमारी अर्थ है वो सन से बहुत ही क्लोज होती है. और ये डिस्टेंस तब कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है. द अर्थ इज एट द डिस्टेंस ऑफ 147.3 मिलियन किलोमीटर. द अर्थ इज सेड टू बी इन पेरिहीलियन. और इस सिचुएशन को, जबकि अर्थ सन के सबसे क्लोजेस्ट होती है, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को पेरिहीलियन कहते हैं. वेयर पेरी मीनिंग नियर, जहाँ पर पेरी का मतलब होता है नियर यानी कि पास में, एंड हीलियोस मीनिंग सन, और हीलियोस का मतलब होता है सन. द अर्थ इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन ऑन जुलाई 4. और सबसे दूर कब होती है अर्थ सन से? 4 जुलाई को, एट अ डिस्टेंस ऑफ 152.1 मिलियन किलोमीटर. और उस समय अर्थ की सन से डिस्टेंस क्या होती है? 152.1 मिलियन किलोमीटर. ये देखिए जुलाई 3 को, या जुलाई 3 या जुलाई 4 यही डेट होती है अर्थ और सन के बीच की, जबकि सबसे दूर होती है अर्थ सन से. तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर. यानी कि जब गर्मी होती है तो हम सन से बहुत दूर होते हैं, और जब ठंडियों का मौसम होता है, जब विंटर्स होते हैं, तब हम सन के बहुत क्लोज होते हैं. और जब हम सन से बहुत दूर होते हैं, सबसे दूर पोजीशन पर होते हैं, तब ये इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को एपहीलियन कहते हैं, जहाँ पर एप का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम एंड हीलियोस का मीनिंग होता है सन, यानी कि सन से दूर. द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन.
अब यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाई गई है, और एवरेज डिस्टेंस जो है वो सन से कितनी है, ओवर वन पीरियड इज अबाउट, एक साल में जो सन की अर्थ की सन से एवरेज डिस्टेंस है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। इतनी हमारे पृथ्वी की सन से डिस्टेंस है। द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कॉजेज एपीलियन एंड पेरीहीलियन। जो अर्थ एपीलियन और पेरीहीलियन होने का मेन एक रीज़न है कि अर्थ के ऑर्बिट का इलिप्टिकल शेप में होना, जिसकी वजह से अर्थ कभी सन के बहुत क्लोज होती है और कभी बहुत ही दूर होती है, जिसकी वजह से ही पेरीहीलियन और एपीलियन होते हैं। पेरीहीलियन जब हम सन के बहुत ही करीब होते हैं और एपीलियन जब हम सन से बहुत दूर होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन एंड द टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस। अब ये रेवोल्यूशन हो गया और रेवोल्यूशन की वजह से एपीलियन पेरीहीलियन भी समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि रेवोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और अर्थ के झुके होने की वजह से भी क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीप ईयर की। एज वी नो इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जो रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में टाइम लगता है वो 365 डेज, और 365 डेज से भी कुछ घंटे ज़्यादा, कितने, 6 आवर्स। तो ये टाइम मिलकर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, जिसे हम एक साल भी कहते हैं। दिस फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर 1/4 ईयर वॉज प्रॉब्लम। अब कैलकुलेशन में ये जो 1/4 या जो 6 आवर्स आते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो द क्वार्टर डे एड्स ऑन एक्स्ट्रा डे टू द ईयर एवरी 4 years। तो जो ये 1/4 होता है ये हर 4 साल में ऐड कर लिया जाता है। जैसे कि आगे देखिए, every fourth year has 366 days and it is called a leap year। और हम सभी जानते हैं कि हर चौथे साल में लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में 365 डेज की जगह पर 366 डेज होते हैं। द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन अ लीप ईयर हैज़ 29 डेज। और जो फरवरी मंथ होता है वो लीप ईयर का जो फरवरी मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं। अब ये 365 से 366 कैसे होता है कि हम हर 4 साल में, मान लिया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड और ये 4th ईयर हो गए, तो हर साल में ये जो 6 आवर हैं या ये ऐड होते रहते हैं। तो ये चौथे साल में जाकर कितना हो जाता है, 24 आवर्स। और 24 आवर्स का ही एक डे होता है, और जिसकी वजह से ये 365 तो थे ही पहले से, और इसमें एक और ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाता है 366, ये चौथे साल में हो जाता है। तो इस तरह से, और 1/4 किस सेंस में लेते हैं, अगर हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए 24 को हम 1/4, 24 आवर्स को 1/4 भी लिख सकते हैं। और इस तरह से हर 4 साल में ये 6-6 घंटे ऐड होकर एक एक्स्ट्रा दिन बनाते हैं, जो कि चौथे साल में ऐड होता है। और हर 4th ईयर इसीलिए लीप ईयर कहलाता है, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और लीप ईयर का जो फरवरी मंथ होता है वो होता है 366 डेज का। और ये सब कुछ होता है किसकी वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से। चेंजेस ऑफ द सीजन्स में, कि सीजन भी किस तरह से चेंज होते हैं। यू नो दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड स्लाइटली। आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ का एक्सिस है वो थोड़ा सा तिरछा है, और कितना तिरछा है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। दिस कॉज वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू लीन टूवर्ड्स द सन एंड द अदर पार्ट टू लीन अवे फ्रॉम इट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का एक पोर्शन सन की तरफ झुका हुआ होता है, और दूसरा पोर्शन अर्थ सन से दूर होता है। हेंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ surface receive varying amounts of sunlight and heat and we have change in seasons। जिसकी वजह से झुके होने की वजह से अर्थ के कुछ पार्ट में सनलाइट ज़्यादा मिलती है, हीट ज़्यादा होती है, और कुछ पार्ट में सनलाइट और हीट कम होती है, जिसकी वजह से अलग अलग सीज़न
देखने को मिलते हैं। The part of the year when the southern half of the southern hemisphere leans towards the sun, जब साल के उस पोर्शन उस टाइम में जबकि जो सदर्न हाफ है या सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, इट गेट्स मोर लाइट एंड हीट। तब ये जब ऑब्वियसली बात है जो पोर्शन सन के सामने होगा वहाँ पर सन लाइट ज़्यादा होगी, हीट भी ज़्यादा होगी और वेदर भी कैसा होगा, थोड़ा सा वार्म होगा। इट गेट्स मोर हीट लाइट एंड हीट एंड दिस कॉजेज इट टू बी वार्मर, जिसकी वजह से सन की तरफ होने की वजह से सदर्न हेमिस्फेयर को ज़्यादा लाइट मिलती है, ज़्यादा हीट मिलती है और जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी होती है। हेंस ड्यूरिंग द टाइम दिस टाइम ऑफ ईयर द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस समर, और जब सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका हुआ होता है तब सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है। और इसके जस्ट अपोजिट उसी समय पर जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो कि सन से अपोजिट है, सन की तरफ नहीं है, वहाँ पर विंटर सीजन होता है। जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर जो कि सन की तरफ है, तो इस समय सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, गर्मी होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो कि सन से दूर है वहाँ पर विंटर सीजन होता है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं और यहाँ पर जनवरी 3 की बात होती है, तो हमारे यहाँ पर विंटर होते हैं क्योंकि हम उस समय सन से दूर होते हैं। और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर जो कि सन की तरफ है, यहाँ पर हीट और लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर समर सीजन होता है। एट द सेम टाइम उसी समय पर जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ और द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर लीन्स अवे फ्रॉम द सन, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में समर होता है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन से दूर होता है और इट रिसीव्स लेस लाइट एंड हीट एंड हेंस इट इज़ कूलर, और यहाँ पर कम लाइट और कम हीट मिलती है, जिसकी वजह से ये इन द कंपैरिजन ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर ये बहुत ही ज़्यादा कूल होता है। यहाँ का जो सीजन वेदर है वो सदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। दस वाइल द सदर्न हेमिस्फेयर एंजॉय समर, तो जब सदर्न हेमिस्फेयर में समर होती है, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज इन द मिड्स ऑफ विंटर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है। As the Earth continues along its orbit around the Sun, eventually the northern hemisphere faces the Sun and the southern hemisphere leans away from it. और यही प्रोसेस चलता रहता है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती रहती है, और जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ होता है और सदर्न हेमिस्फेयर सन से दूर होता है, तब उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंजॉय समर, उस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है, समर सीजन होता है, एंड द सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ विंटर, और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको अभी ये बताया कि जब जब सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ है तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होगा, समर, और इसी के अपोजिट उसी समय पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होगा, विंटर। और जब हम बात करते हैं जुलाई की, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये सन की तरफ है, तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है, और उसी समय पर ही सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होगा, विंटर सीजन। थैंक यू फॉर टुडे।